नमस्कार मित्रों। साथियों, कल हमने वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर का अध्ययन किया था और उसमें हमने अनुनासिक और अनुनासिक का अध्ययन समयाभाव के कारण नहीं बता पाए आपको। तो अनुनासिक वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण हम मुख के साथ नासिका से करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। ठीक, सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। अनुनासिक, ठीक, सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। ठीक, मुख के सहित यानी मुख के साथ, मुख के साथ नासिका यानी नाक से, ठीक, नासिका से उच्चरित उच्चरित वर्ण क्या होते हैं? मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अर्थात मुख से के साथ नासिका यानी नाक से उच्चरित जो वर्ण होते हैं उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे अनुनासिक है क्या, देख लीजिए, आ हुआ, ए हुआ, ठीक। अब इस पे चंद्राकार बिंदी जो लग जाएगी वही क्या है, अब इसका उच्चारण हम अनुनासिक आ, अनुनासिक ए कहेंगे, ठीक, आदि। और दूसरा है नीर अनुनासिक। निरनुनासिक क्या है? निरनुनासिक यानी वैसे शब्द जिनका उच्चारण केवल मुख से, केवल मुख से हो, ठीक, या किया जाए, ऐसे वर्ण क्या है? निरनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ठीक, अब हमने कल बताया था कि आपके साथ जो है व्यंजन का अध्ययन करेंगे कल अगली वीडियो में। तो आज व्यंजन की शुरुआत करते हैं। व्यंजन वर्ण, ठीक, व्यंजन को हम जो है हल भी कहते हैं। ठीक, हल क्यों कहते हैं? क्योंकि हैवरट, ठीक, हैवरट से लेकर हल तक जो माहेश्वर सूत्र हैं उसमें हैवरट के हा से लेकर हल के ला तक जो वर्ण आते हैं उनकी गिनती जो है हल वर्णों में की जाती है, यानी व्यंजन वर्णों में की जाती है। ठीक, अब अगर बात की जाए तो हल वर्णों की संख्या कितनी है? हल वर्ण जो है, हल वर्ण, कुल हल वर्ण कितने हैं? 33। कुल हल वर्ण कितने हैं? 33 है। कुल हल वर्णों की संख्या 33 है। और व्यंजन को जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, अगर व्यंजनों की प्रकार की बात की जाए, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन की अगर प्रकार की बात की जाए तो कुल 3 प्रकार है। कितने? 3 प्रकार हैं। ठीक, 3 प्रकार हैं, जिसमें से पहला है स्पर्श व्यंजन,
दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक। और तीसरा जो है वह कौन सा है, ऊष्म व्यंजन, ठीक, ऊष्म व्यंजन, ठीक। ये व्यंजन के प्रकार हैं, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, कल हमने आपको बताया था कि जो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वर होते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण जो है वह क्या होता है, अर्धमात्रिक होता है। इसलिए जो है व्यंजन की बात अगर मात्रा की पूछी जाए कि कितने वर्ण मात्रा का होता है, तो आप सब कहिएगा कि अर्धमात्रिक होता है, यानी इसकी मात्रा आधी होती है। हाँ सॉरी, वर्ण विचार में आगे हम अध्ययन कर रहे हैं स्पर्श व्यंजन का। इससे पूर्व हमने जो है अब तक व्यंजन के परिभाषा, व्यंजन के प्रकार आदि का अध्ययन किया है। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में अध्ययन करने से पहले ये जान लें कि स्पर्श व्यंजन है क्या। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में जिह्वा मुख के विभिन्न अवयवों या विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इस कारण से इन वर्णों को जो है व्यंजन वर्ण कहा गया है। जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म। कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाती है जो, तो 25 बताइएगा, ठीक। अगर वर्ग पूछे जाए तो 5 वर्ग हैं। क्रमशः इन्हें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें संक्षेप करके जो है व्याकरण शास्त्र में को, चो, टो, तो, पो क्रमशः पढ़ा जाता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, कवर्ग को जो है याद करने के लिए एक सूत्र है, कादयो मा वसाना, कादयो मा अवसाना, ठीक। कादयो मा वसाना, कादयो मा वसाना स्पर्श, ये सूत्र है, ठीक। सॉरी, कादयो मा वसाना स्पर्श, यानी का आदि से लेकर, का आदि यानी का पहले हो, ठीक, और माँ अवसान में हो यानी माँ बाद में हो, तो का से लेकर माँ तक जितने भी वर्ण हैं उन्हें हम स्पर्श वर्ण के अंतर्गत परिगणित करते हैं, ठीक। सूत्र याद रखिएगा, इससे आपको जो है स्पर्श व्यंजनों को याद रखने में सहायता मिलेगी। कादयो माँ अवसान स्पर्श, सूत्र क्या है, कादयो माँ अवसान स्पर्श, यानी का आदि से लेकर माँ अवसान में हो यानी अंत में हो, जिसके इतने तक जो वर्ण आते हैं वे स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। इनकी गणना स्पर्श वर्णों में की जाती है, ठीक। अब जैसे इन्हें हम और नाम से भी जानते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कंठवर्ण। देखिए यहां कंठ, यहां लिख दे रहे हैं कंठ, ठीक। कंठवर्ण इसे कहा जाता है, ठीक। और इसे क्या कहा जाएगा, इसको जो है हम कहेंगे इचु यसानाम तालु, ठीक। सूत्र है
इचु यसानाम ताल, ये तालव्य वर्ण है। ठीक, ये क्या है? तालव्य वर्ण है, चा से लेकर ठीक यहां तक। ऋतु रसानाम मूर्धा, इन्हें हम कहेंगे मूर्धन्य। ठीक, मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। और लृतुलसानाम दंत, लृतुलसानाम दंत, इन्हें हम कहेंगे दंत। क्या है? दंत वर्ण, यानी इनके उच्चारण में जो जिह्वा है वो दांत का स्पर्श करती है। और पाप था बा भा मा उपदमानीय नाम ओष्ठो, इसको क्या है? ओष्ठ, इन्हें हम ओष्ठ वर्ण कहेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये ऐसा सूत्र होता है। तो क से आ, छोटा आ, ठीक, क ख ग, देखिए छोटा आ और छोटा आ और क ख ग घ ङ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। फिर इचु यथा नाम तालु, ई यानी छोटी, च छ ज झ य, इनका उच्चारण स्थान तालु है। इनके उच्चारण में जो है जीवा ताल का स्पर्श करती है। बोलिएगा, जैसे बोलिएगा चा, चा बोलेंगे तो हमारी जीभ जो है वो तालु की तरफ जाएगी। ठीक, ताल। और री टू रसानाम दंत, री और टा ठा डा ढ ड, इनका उच्चारण करेंगे तो री टू रसानाम, री टू रसानाम मूर्धा होता है सूत्र। सॉरी, हमने दंता बोल दिया था। री टू रसानाम मूर्धा। तो इसलिए ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? री टा ठा डा ढ ड को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और फिर ली ता था द ध न, ली और ता था द ध न, ये वर्ण जो है दंत वर्ण कहलाते हैं। कि रे तु लसानाम दंत सूत्र से प फ ब भ म, फिर उ बचता है, उ प बदमानिया नाम ओष्ठव, यानी उ से प फ ब भ म, ये सब जो है जितने वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक, एक मिनट। और यहां देखिए क्या है, बाकी हमने आपको कल बता ही दिया था। ए आई को ये जब बाद में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक, उच्चारण स्थान है तो हमने आपको बता दिया यहाँ, इसलिए कि व्यंजन वर्ण पढ़ रहे थे तो इसी समय पढ़ते चलिए। ठीक, और अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? यणो अंतस्थ सूत्र है, यणो यणो अंतस्थ, यणो अंतस्थ क्या है? सूत्र है यणो अंतस्थ। यहां देखिए विसर्ग था, तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो अंतस्थ होते हैं। अब यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो है क्या? या व रा, ठीक, या व र ल, क्या है? या व र ल, या व र और ल। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अक्सर जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे विगत बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया था, बिहार की जो टीआरई परीक्षा थी उसमें पूछा गया था, ऐसे ही दे दिया था। इनका सही क्रम बताइए, या व र ल, कि या रा ला व, कि या र व ल,
ऐसा करके, या इनमें से एक से अधिक ऐसा करके। तो इसको क्रम आप ध्यान दीजिएगा, या व र ला, ठीक, ये अंतस्थ है, ठीक। अब सूत्र अगर याद रखेंगे पत्र जो है प्रत्याहार, तो वैसे भी आप नहीं बोलेंगे कि य व र ला। यह प्रत्याहार के अंतर्गत जो है या व र और ला ही आते हैं, ठीक। अब तीसरा जो है वह है ऊष्म। क्या है? ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, ठीक। ऊष्म व्यंजन, ठीक। ऊष्म व्यंजन जो है वो सल उष्माणक सूत्र है। क्या है? सल उष्माणक, सल उष्माणक सूत्र है जो कहता है कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण गिने जाते हैं वे ऊष्म वर्ण होते हैं। जैसे श, ख, स, र। क्या है? स ख स र, सॉरी हलंत भूल गए। स ख स र, सक्षर, ठीक। ये सल उस्माड़ा है, यानी उस व्यंजन है। इनके बोलने में हमें ज्यादा ऊंचा लगे। शाह, खट्टी शाह बोलते हैं जिन्हें हम, इसे मूर्धन्य शकार बोलते हैं, इन्हें इसे तालव्य शकार और इसे दंत शकार बोला जाता है, जिसे हम छोटा सा कहते हैं, ठीक। और ये र, इसके उच्चारण में भी ज्यादा उष्मा लगती है, ठीक। अब यही आप समझ लीजिए संयुक्त व्यंजन, ठीक। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक, इसका अध्ययन कर लीजिए। देखिए संयुक्त व्यंजन जो है वो प्रमुख है, तीन है। छ, त्र, ज्ञ। छ, त्र और ज्ञ, ठीक। इसमें भी पूछ लिया जाता है प्रश्न कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक। क, श, आ मिलके हुए हैं छ। क, स और आ मिलकर कितने, किनका निर्माण हुआ है? छ का। और यहां देखिए सभी यहां हलंत वर्ण ही हैं, ठीक। त, र, आ, त्रा हो गया। अब ज्ञा कहेंगे कैसे बना है, तो जा और या, क्या है? जा वर्ण और या वर्ण और आ मिलकर हुआ है संयुक्त व्यंजन, ठीक। छात्र ज्ञा ये आपके जो है संयुक्त व्यंजन है। आप इन्हें एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर हम इसको डाकर आपको आगे पढ़ाते हैं, ठीक। ठीक, नोट कर लिया आप सब। अनुस्वार भी जान लीजिए, ठीक। अनुस्वार क्या होता है, ठीक। थोड़ा सा व्यंजन वर्ण आप पढ़ लिए तो अनुस्वार भी जान लीजिए, ठीक।
ध्यान दीजिए, अनुस्वार क्या है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अनुस्वार क्या है, अनुस्वार, ठीक। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि अनुस्वार हमेशा जो है स्वर के बाद ही लगता है, ठीक। अनुस्वार जो है यह जो है हमेशा स्वर के बाद आएगा, ठीक, स्वर के बाद लगता है। दूसरी बात, यह इसका उच्चारण हम क्या करते हैं, नासिका से करते हैं। किससे? इसका उच्चारण तो आप समझ रहे हैं ना, बोलते हैं हम कैसे, ठीक। उच्चारण नासिका से करते हैं। किससे? नासिका, नासिका यानी नाम, ठीक। और तीसरी बात, जो है यह व्यंजन वर्ण से पहले अगर मां है, ठीक, सामान्यतः अगर मां व्यंजन वर्ण से पहले आता है, अनुस्वार जो है परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे यहाँ एक नियम है, मुंह अनुस्वार सूत्र है, ठीक, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे अहम लिखा हमने, ठीक, क्या लिखा, अहम। अब अहम को ऐसे भी लिख सकते हैं, और अहम अहम, ठीक। अब मां जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा यदि, मुंह अनुस्वारा सूत्र क्या कहता है, सामान्यतः मां सामान्य व्यंजन से पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अगर इसके बाद जो है कोई व्यंजन वर्ण है, ठीक, तो अनुस्वार में आ जाएगा, और अगर स्वर वर्ण है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक। जैसे राम, लिखे राम, राम, गुरु, रामा हुआ, गुरु हुआ, ठीक, देवा हुआ, ये विसर्ग है, ठीक। रामा, गुरु और देवा, ये क्या है, विसर्ग है, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक। तो ये जो है ये विसर्ग है। देखिए, विसर्ग की बात क्या है, विसर्ग जो का चिन्ह है वह हमेशा जब कभी भी आएगा विसर्ग का चिन्ह, तो इसका उच्चारण तो हा के सदृश से ही किया जाता है, लेकिन इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। देखिए, इसका भी प्रयोग क्या होता है, स्वर के बाद ही होता है। अब आप कहेंगे यहाँ मां सब स्वर कहाँ है, तो अगर हम मां को लिखेंगे तो मां तो व्यंजन वर्ण है नहीं, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है। अगर इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो तो अंतिम वर्ण क्या हुआ, यहाँ आ ही। इस कारण से जो है विसर्ग क्या है, हमेशा स्वर के बाद, और अनुस्वार भी हमेशा जो है स्वर के बाद आते हैं, ठीक। अनुस्वार और विसर्ग हमेशा जो है स्वर के बाद आते हैं, इतना ध्यान रहे, नोट कर लीजिए। इसका भी, इसका अर्थात विसर्ग का प्रयोग भी हमेशा स्वर के बाद होता है, भी हमेशा स्वर के बाद आता है, ठीक। अब हम अगली वीडियो में आपको उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।